अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तकरीबन इलियम में खुराक का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इलियम जो है ये इसलिए बहुत मेजर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि अभी इस इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। अब इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह इस डायग्राम की मदद से आप लोगों को मैं मोर देन 100% नॉलेज दूंगा, बहुत ही आसान वे में। जस्ट आप लोगों ने मुझे 100% प्योर अटेंशन देना होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, देखिए ये मैदा है और स्टमक के नीचे दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम पार्ट का थोड़ा सा बाल अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो आप लोगों को वही 4 लेयर्स नजर आएंगे। सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर इसके बाहर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस लेयर और सबसे बाहर वाला सेरोसा। अब इन चारों लेयर में कौन सा लेयर आप लोगों का काम आएगा ताकि आप लोग इस टॉपिक का मेजर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें? म्यूकोजा। क्योंकि इस इलियम के बाद के अंदर जो म्यूकोजा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इस म्यूकोजा लेयर के अंदर आप लोगों को कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि ये आप लोग देखिए बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलियन अमाउंट में मिलेंगे, मिलियन नंबर में आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर ईटा में एमसीक्यू आ जाए कि कौन से लेयर के अंदर ये विलाई होता है, याद रखिए दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। तो ये जो विलाई है ये आप लोगों को म्यूकोजा लेयर के अंदर मिलेंगे। अब ये जो विलाई है, बड़े गौर से देखिए शाबाश बेटा, ये जो विलाई है, खैर इधर तो एक है ना, तो हम सिंगुलर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे विलस। विलस, ये जो विलस है, तो इस विलस के बारे में आप लोग देखें, आप लोगों को एक सिंगल लेयर ऑफ सेल मिलेगा। देखिए ये सारे के सारे सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल एपिथेलियल सेल्स हैं। देखिए एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल, इट मींस के इस विलस के बाद में फर्दर आप लोगों को एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स मिलेगा एंड दिस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब इस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को हम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का नाम क्यों देते हैं? तो सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर। तो देखिए सिंगल लेयर मतलब इनके आगे फिर एक दूसरा लेयर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो सिंपल मीन कि सेल का एक ही लेयर है, कॉलमनर मीन कि ये जो सेल है तो ये एपिथेलियल, लेकिन इस सिंगल लेयर के अंदर जो एपिथेलियल सेल है तो ये बेसिकली टालर होता है। मतलब टालर मीन कि इसकी लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, हाइट ज्यादा चौड़ाई कम, तो ये टॉलर सेल है बिल्कुल कॉलम की तरह। तभी हम इसको नाम देंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मीन कि ये एक सिंगल लेयर है और इस सिंगल लेयर के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है तो ये बेसिकली कॉलमनर है, ये टॉलर है। तभी दिस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल इज नोन एज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अंडरस्टैंड? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। इस पूरे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं विरिस, और इस विरिस की हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ है 0.5 से 1.5 mm, लेकिन अगर हम इसकी एवरेज लें तो ये 1 मिलीमीटर आती है। अब आप लोग एक काम करें, अगर हम इस सिंगल लेयर के एक एपिथेलियल सेल को थोड़ा सा जूम करें तो आप लोगों को हर एक एपिथेलियल सेल के अंदर फर्दर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। जैसे कि ये एक सिंगल एपिथेलियल सेल है जो मैंने इस लेयर से उठाया है, तो इस एपिथेलियल सेल के स्टार्ट पे 1 सेकंड आप लोगों को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब इसको हम नाम देंगे माइक्रोविलाई। ये कंप्लीट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये है विलिस विलाई, और इसी विलिस के बाद के अंदर जो एपिथेलियल सेल है, हर एक एपिथेलियल सेल के अंदर फर्दर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, these finger like projection in every epithelial cell are called microvilli. It means कि जहां पे विलाई और माइक्रोविलाई होंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो जो इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को विलाई मिलेंगे और विलाई के वॉल के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल के अंदर फर्दर माइक्रोविलाई है। तो विलाई और माइक्रोविलाई ये इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जाकर ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा। एक और बात, ये जो विलिस है, इस विलिस के अंदर अभी आप लोगों को दो किस्म के रगे मिलेंगे। बिल्कुल सेंटर में आप लोग देखें, ये जो आप लोगों को विसल्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर से, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, क्योंकि इसके अंदर लिम्फ फ्लूइड सर्कुलेट करता है। और ये अभी एमसीक्यू में आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर इलियम में, और इलियम के वेलस के अंदर जो आप लोगों को लिम्फेटिक कैपिलरीज नजर आ रहे हैं, दीज लिम्फेटिक कैपिलरीज आर कॉल्ड लैक्टियल। लैक्टियल, इसको खास नाम हम देते हैं लैक्टियल। लेकिन अगर आप लोग वेलिस के अंदर देखें, दरमियान में लैक्टियल है, लेकिन लैक्टियल के आसपास जो आप लोगों को रगे नजर आ रही है, ये है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्या? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूं कि वेलिस के अंदर दो किस्म के जाले जो है वो बिछे हुए हैं, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिसको लैक्टियल का नाम हम देते हैं, एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सर ये आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा लॉजिक है ना कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, जहाँ तक मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट दिया, इसकी थ्योरी अभी आप लोगों को 100% समझ में आएगी। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा कि जो इलियम है, तो इलियम के बाद के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, तो म्यूकोसा लेयर ऑफ द इलियम कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। फिर ये मैंने एक वेलिस दिया है, सिंगुलर वेलिस। अब ईच वेलिस इज कवर्ड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। फिर हर एक वेलिस के अंदर आप लोगों को एक सिंगल सेल लेयर नजर आएगा। दिस सिंगल लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो फिर आगे मैंने ये भी लिखा है कि ईच वेलिस आल्सो, शाबाश, कंटेन अ नेटवर्क ऑफ टू वेसल, one is called lymphatic capillaries, another is called blood capillaries। लेकिन जो lymphatic capillaries है, इसको लैक्टियल के नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप मुझे आंसर दें, ये वेलिस के अंदर जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ये कौन से सेल्स है? शाबाश, एपिथेलियल, वेरी गुड। तो आगे मैंने लिखा क्या है? एपिथेलियल सेल ऑफ वेलिस। अगर आप वेलिस के इस लेयर से एक सिंगल एपिथेलियल सेल उठाए, तो आप लोगों को वेलिस के एपिथेलियल सेल में फर्दर मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। सो मैं कह सकता हूं कि बोथ विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इलियम, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो विलाई और माइक्रोविलाई है, इनका टोटल सरफेस एरिया कितना है? जितना एक टेनिस कोर्ट का साइज होता है, इतना बड़ा। तो आप देखें कि ये जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा राशन, आप जब आप लोग एक वक्त पे खाए ना, तो कितना ज़्यादा डाइजेशन के बाद कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है इतने ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया की वजह से आप लोगों की खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो मेरे बच्चों, ये जो आप लोगों को दो किस्म के रगे व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रही है, एक लिम्फेटिक कैपिलरीज और एक ब्लड कैपिलरीज। इसका मतलब ये है कि इलियम पार्ट के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज और कुछ मॉलिक्यूल एंटर होंगे इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरीज। देखते हैं कि ये कैसे होता है। इधर आ जाइए, देखिए बेटा, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वाहिद पार्ट है जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होते हैं। नंबर 1, प्रोटीन्स। जब प्रोटीन आप लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो इनसे अमीनो एसिड्स बनेंगे। सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेक डाउन होती है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन तो इनसे सिंपल शुगर्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। और अगर हम बात करें लिपिड्स, फैट्स की, तो जब लिपिड और फैट्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, सो दिलावर, इनसे बनेंगे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। मेरी बात बड़े बहुत से सुनो, ये जो शुगर और अमीनो एसिड है ये आप लोगों को एपिथेलियल सेल के अंदर नजर आ रहे हैं या फिलहाल ये बाहर है? इस साइड पर ये बाहर है। अब यूं फील करें कि ये फिलहाल पड़े हैं इलियम के ल्यूमेन में, मतलब इलियम के अंदर पड़े। तो सबसे पहले ये होगा कि शुगर और अमीनो एसिड ये पहले एंटर हो जाएंगे एपिथेलियल सेल में। अब थोड़ा सा सोचें, चूंकि एपिथेलियल सेल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एपिथेलियल सेल में आप लोगों को माइक्रोविलाई मिलेंगे, तो इन्हीं माइक्रोविलाई की वजह से एपिथेलियल सेल इलियम से बहुत ज़्यादा शुगर और अमीनो एसिड एब्सॉर्ब करेगा। अगर एपिथेलियल सेल के पास ये माइक्रोविलाई ना होते तो एपिथेलियल सेल बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में शुगर और अमीनो एसिड को एब्सॉर्ब करते।
तो आगे बहुत कम मिकदार में एपिथेलियल सेल शुगर और एमिनो एसिड को ब्लड के अंदर फेंक देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एपिथेलियल सेल ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड डाले, ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर डाले, तो इसके लिए चाहिए कि एपिथेलियल सेल ज्यादा से ज्यादा शुगर और एमिनो एसिड को इलियम के ल्यूमेन से एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि एपिथेलियल सेल के अंदर माइक्रोविलाई है, और इन्हीं माइक्रोविलाई की वजह से एपिथेलियल सेल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले एपिथेलियल सेल माइक्रोविलाई की मदद से बाहर एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा शुगर और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, और एपिथेलियल सेल फिर इन्हीं शुगर, जिसको हम नाम देते हैं मोनोसेक्राइड, क्योंकि ये सिंपलेस्ट शुगर है, फिर एपिथेलियल सेल इन्हीं शुगर और एमिनो एसिड को ब्लड में डालेगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, जो मोनोसेक्राइड और एमिनो एसिड है, ये टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस के जरिए से एपिथेलियल सेल से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अनदर इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की एक किस्म है। डिफ्यूजन होते हैं दो तरह, एक को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कोई भी चीज मूवमेंट करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अगर डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई सहारा, कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, और कैरियर प्रोटीन के सहारे के बगैर डिफ्यूजन हो जाए, इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटेट कर रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस को, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो एडिशनल फैसिलिटी इस्तेमाल होती है डिफ्यूजन अमल के लिए, वो है कैरियर प्रोटीन। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from the region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of carrier protein is called facilitated diffusion. Active transport, और हाँ, facilitated diffusion is a kind of passive transport, क्योंकि इसमें एनर्जी ऑफ एटीपी इस्तेमाल नहीं होती है। जो एक्टिव है, इट इज अपोजिट टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल मूवमेंट करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी। तो इधर एटीपी इस्तेमाल होगी, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी ऑफ एटीपी इस्तेमाल नहीं होगी। आई समझ आपको? अब मैंने वंस अगेन नीचे एपिथेलियल से लिया है। जब भी इलियम पार्ट में जो आप लोगों को फैट्स मिलेंगे, तो ये आपको डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेंगे। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है इमल्सिफिकेशन अमल के बाद, तो फैट्स की ब्रेकडाउन से बनेंगे ग्लाइसिरोल इन फैटी एसिड। तो इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल, these are the digestible products of the lipids, fats। ये दोनों भी एपिथेलियल सेल, देखिए मैंने इनके लिए एक्सेप्टेड एपिथेलियल से लिया है, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये एब्जॉर्ब होंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। ये एमसीक्यू में आता है, क्यों, इसका मैं आप लोगों को रीजन दूंगा। फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल जब एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो देखिए इसके पास तो माइक्रोविलाई है, तो एपिथेलियल सेल इन्हीं माइक्रोविलाई की मदद से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बाहर के एनवायरनमेंट से ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड को इंटैक्ट करेगा। लेकिन एपिथेलियल सेल के अंदर फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल दोबारा आपस में मिलकर फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऊपर ये किस्सा नहीं होता कि मोनोसेक्राइड दोबारा एपिथेलियल सेल में चेंज हो जाए पॉलीसेक्राइड में, या ऊपर ये भी नहीं होता कि एपिथेलियल सेल के अंदर जो एमिनो एसिड एंटर हो जाता है, ये दोबारा प्रोटीन में चेंज हो जाए। नो, जिस फॉर्म में ये एंटर हो गए, उन्हीं फॉर्म में ये ब्लड के अंदर चले गए। लेकिन फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल जब अंदर एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाते हैं, तो ये दोबारा मिलकर फैट्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, फैट पोलर है या नॉन पोलर? फैट्स वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल? हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? पानी को चाहता है या पानी से डरता है? फैट्स चूंकि पानी से डरता है, तो इसलिए इस फैट्स को हम बच्चा समझकर इसको हम एक गाड़ी में पैक करते हैं, बैठाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर आप लोगों को एक कवर नजर आ रहा है, तो एपिथेलियल सेल के अंदर इन फैट्स को हम एक कवर के अंदर पैक करते हैं। दिस कवर इज कॉल्ड चाइलोमाइक्रोन। ये फैट्स का कैरियर है। फैट्स इन ही चाइलोमाइक्रोन की मदद से जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खास तौर इलियम में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनकी खुसूसी मतलब हमारे पास होती है पैकिंग इनसाइड द चाइलोमाइक्रोन, तो वो है फैट्स की। उसका वजह ये है कि फैट्स डरते हैं पानी से,
तो लिहाजा फैट जो है उसको हम एक कैरियर के अंदर पैक करते हैं। अब ये जो चाइलोमाइक्रॉन है इसमें 99% लिपिड्स होते हैं और 1% प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैट्स पैक्ड है और फैट्स तो लिपिड है, लिहाजा इनका जो कैरियर है ये ज्यादातर बनेगा लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है। अगर इसमें 1% प्रोटीन भी है, लेकिन प्रोटीन तो है ना, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे कि चाइलोमाइक्रॉन का जो केमिकल नेचर है ये है लिपोप्रोटीन। और इसमें जो 99% लिपिड्स है तो कुछ लिपिड्स इसमें फॉस्फोलिपिड्स है और कुछ इसमें कोलेस्ट्रॉल है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर एपिथेलियल सेल में फैट्स पैक हो गए चाइलोमाइक्रॉन में, तो बस सर पैक हो गए ना, अब तो फैट जा सकते हैं ना, तो ये ब्लड के अंदर क्यों एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर क्यों एब्जॉर्ब होते हैं? तो उसका वजह ये है कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके बाद के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब कि इनका वॉल भी पोरस है और जो लैक्टियल है लिम्फेटिक कैपिलरी इनका वॉल भी पोरस है, लेकिन जो ब्लड कैपिलरी के वॉल के अंदर जो पोर्स है ये जरा छोटे छोटे पोर्स है जिसमें चाइलोमाइक्रॉन एंटर नहीं हो सकता। सिर्फ फैट्स की तो अभी बात नहीं है, अभी तो फैट्स के ऊपर चाइलोमाइक्रॉन का एक कवर है। तो चाइलोमाइक्रॉन एक लार्ज पार्टिकल है जो ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं हो सकता, तो मजबूरन जो लिम्फेटिक कैपिलरी के वॉल के अंदर जो पोर्स है वो इतने बड़े हैं कि उनमें आसानी से चाइलोमाइक्रॉन घुस सकता है। तो इधर मैंने लिखा भी है कि चाइलोमाइक्रॉन आर लार्ज पार्टिकल एंड कैन नॉट बी एंटर्ड इन द ब्लड कैपिलरी। तो ये कहां पर एब्जॉर्ब होगा? लैक्टियल में। तो ये चाइलोमाइक्रॉन समेत फैट्स ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे लैक्टियल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि शुगर और एमिनो एसिड ये एपिथेलियल सेल से एंटर होंगे ब्लड में, जबकि फैट्स पहले पैक होंगे चाइलोमाइक्रॉन में और फिर चाइलोमाइक्रॉन चूंकि फैट्स का कैरियर है ये इसको लाएगा और किस फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब करेगा? लिम्फ में, इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिसको लैक्टियल का नाम हम देते हैं। सर अभी आगे क्या होगा? याद रखिए जब ये चीजें ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो याद रखिए ये जो आप लोगों को ब्लू और रेड ये जो रंग आप लोगों को नजर आ रही है ये है ब्लड कैपिलरीज। तो फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये इन्हीं शुगर और एमिनो एसिड को लाएगा लिवर की तरफ, लेकिन कैसे? तो जो इलियम पार्ट के अंदर जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है इनसे आगे एक वेन बनेगा जिसको हम नाम देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। एक हेपेटिक वेन है, एक हेपेटिक पोर्टल वेन है। हेपेटिक वेन वो वेन है जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट की तरफ। लेकिन हेपेटिक के बाद अगर पोर्टल लफ्ज आ जाए तो हेपेटिक पोर्टल वेन ये एक ऐसा वेन है जिसका रोल है एज अ व्हीकल। ये बेसिकली दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन रखता है, एक ऑर्गन से कोई चीज़ लेता है और दूसरे ऑर्गन को हैंड ओवर करता है। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन इलियम पार्ट से एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल लेकर लिवर में लाएगा और लिवर पे इन मॉलिक्यूल को टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करेगा। लेकिन सर ये भी बताए कि ये जो बीच में लिम्फेटिक कैपिलरीज है लैक्टियल्स है, जब इसमें फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है तो ये फैट्स कहाँ पर जाएंगे? तो मेरे बच्चों याद रखें ये जो लैक्टियल्स है लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द ileum part of the small intestine, so these lacteal open into a vein and this vein is called left subclavian vein। ये lacteals open होंगे एक vein में जिसको नाम देते हैं left subclavian vein। so थोड़ा सा सोचे, vein तो blood vessel है, vein के अंदर तो blood है, इसका मतलब ये है कि जब lacteal fats को इस vein के अंदर फेंके it mean कि ये फैट दोबारा lacteal से 1 सेकंड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। मतलब यहां पर चूंकि एंटर नहीं हो सकता था तो लिहाजा नहीं हुआ, लेकिन लैक्टियल की जिम्मेदारी है कि ये किसी न किसी ब्लड वाले वेन को ये फैट्स पहुंचाएगा। और इन्होंने कौन से वेन के ब्लड को ये फैट्स हैंडओवर किए? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन आगे जाएगा और वेना केवा के जरिए से इनको दोबारा हार्ट को देगा और हार्ट इन फैट्स को दोबारा हेपेटिक आर्टरी के जरिए से लिवर की तरफ कैरी करेगा और लिवर में ये फैट्स टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होगा और जरूरत के वक्त पर लिवर आपकी बॉडी के सेल को फैट्स प्रोवाइड करेगा। अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है इतना ईजी और इतना इंपॉर्टेंट एक वे में मैंने आप लोगों को टीच किया कि हाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।